हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 2 को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, इस यूनिट 2 में आपको कई टॉपिक्स को कवर करना है। सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं, तो अगर आप लोग अब मतलब अगर आप अभी भी इस सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं तो ये आपकी गलती है। बिकॉज मेरी तरफ से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरी तरफ से वीडियोज़ लाई जा रही हैं। सिलेबस के अनुसार पूरे सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके लिए वीडियोस लाई जा रही हैं। तो अगर आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे नोट्स की डिमांड करते हैं कि सर नोट्स से ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो देखिए, नोट्स वैसे मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, बट इस सब्जेक्ट के लिए मैंने आपके लिए नोट्स का भी रास्ता खोल रखा है। एक गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और नोट्स के लिए दोस्तों एक प्राइस रखा गया है, एक अफोर्डेबल प्राइस ही रखा गया है। ठीक है। गूगल फॉर्म में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है और जिस ईमेल पर आपको पीडीएफ चाहिए वो मेल आईडी आपको डालनी है। बस मेल के माध्यम से जल्द आपकी ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई इशू होता है तो मेरी ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी अगर आप वीडियोस भी पूरा देख लेते हैं, 2 बार अच्छे से पूरी वीडियोस को देख लोगे, तभी भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा और आप खुद भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बाकी टाइम की कमी होगी तो आप नोट्स अफोर्ड भी अगर कर पाओ तो नोट्स आप अफोर्ड कर पाओ तो नोट्स आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, वापस से अब यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें कई टॉपिक्स को कवर करना है, इसलिए चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक्स, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी यूरोप में, किस तरह से सामंतवादी व्यवस्था से यूरोप में पूंजीवाद आ गया, इसको समझना है। पूंजीवाद का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो कि प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, जो बात करती है कि निजीकरण ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सरकारी चीज़ें कम हो, सरकार का काम बस लोगों की रक्षा करना हो, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हो। जो बाजार है, जो मार्केट है, उसको ज़्यादा आज़ादी मिले। ठीक है, जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनको स्वतंत्रता ज़्यादा मिले। ठीक है, इसकी बात करती है पूंजीवाद। देखिए, पूंजीवाद का मतलब तो सामान्य रूप से आपको पता ही है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी। मध्यकाल के आसपास यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी और सामंतवादी व्यवस्था से धीरे धीरे यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में सामंतवाद प्रमुख व्यवस्था थी। इसमें ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण थी। मतलब ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, इसमें ज़मीन का महत्व बहुत ज़्यादा था। बाजार का महत्व इस समय ज़्यादा नहीं था। इस समय ज़मीन का महत्व बहुत ज़्यादा था। ज़मीन ही धन और प्रतिष्ठा का आधार थी। ठीक है, ज़मीन से ही धन प्राप्त होता था, यानी कि खेती बाड़ी होती थी तो धन प्राप्त होता था और इसी से जो सामंतों की इज्जत थी, किसानों की इज्जत थी, वो बनी रहती थी। इस समय जब सामंतवाद था यूरोप में, तो यूरोप में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसे सामंत कह लो या कुलीन वर्ग कह लो। इसका काम था सेना व प्रशासन से संबंधित। जैसे कि कुलीन वर्ग कई सारी सेना रखते थे अपने पास। जैसे कि कई बार राजा को सेना की आवश्यकता होती थी तो कुलीन वर्ग या जो सामंत थे वो राजा को सेना प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो कई सारे सामंत राजा को सेना देते थे, तो जिससे राजा की सेना शक्तिशाली होती थी। तो सेना और प्रशासन से जुड़े थे सामंत जो थे। और एक वर्ग था पादरी का। ठीक है, जो कि चर्च से संबंधित थे। इनका काम धर्म व शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और एक वर्ग था किसान का या बंधुआ का, मतलब जो दास किसान थे। ठीक है, जो बंधुआ किसान थे उनका। ठीक है, इनका काम खेती से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, तो समाज जो था उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था यूरोप में। किसान पूरी तरह आज़ाद भी नहीं और गुलाम भी नहीं थे। मतलब कुछ किसान गुलाम थे और कुछ किसान थोड़े स्वतंत्र थे। हालांकि यूँ कह सकते हो आप कि किसानों को ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। वे ज़मीन पर काम करते थे और बदले में सुरक्षा और खेती करने की अनुमति पाते थे। उस समय जो उत्पादन होता था वो जीवन यापन के लिए होता था। व्यापार बहुत कम था। मतलब जैसे गेहूँ उगाया जा रहा है तो इतना गेहूँ उगाया जाता था कि जो मतलब किसान है उसका पेट भर जाए। ठीक है, और जो सामंत है उसको भी कुछ हिस्सा मिल जाए और जो आसपास का गांव वगैरह है तो वहाँ पर भी मतलब वो अनाज पहुँच जाए, बस इतना ही। ज़्यादा बड़े पैमाने पे उत्पादन नहीं था। राजनीति भी बटी हुई थी। राजनीति कैसी थी? सामंतवादी व्यवस्था में यही था कि राजा सबसे ऊपर होता था, लेकिन राजा के नीचे कई सारे सामंत होते थे और सामंत भी काफ़ी शक्तिशाली होते थे। तो देखिए, राजा का नियंत्रण सीधे नहीं था बल्कि सामंतों के जरिए था। ठीक है, चर्च का धर्म के माध्यम से लोगों पर, और चर्च का इस समय
जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। देखिए यूरोप में इस समय अगर हम बात करें तो चर्च की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। चर्च यानी जो धार्मिक संस्था थी उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। अब देखिए तकनीकी प्रगति धीमी थी, तकनीक में प्रगति जो थी वो धीमी थी और इसलिए अर्थव्यवस्था का विकास भी सीमित था। तो यहाँ पर अभी आपने क्या समझा कि इस तरह की कुछ व्यवस्था हमें यूरोप में दिखाई देती है 9वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास। अब देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसमें कई सारी समस्याएं आने लगी। इसके अंदर ही कई विरोध होने लगे जिससे ये कमज़ोर हुई व्यवस्था। जैसे कि जनसंख्या बढ़ी लेकिन ज़मीन सीमित थी। इस कारण से हमें देखने को मिला, कई संकट देखने को मिले, अकाल आया, किसानों पर बोझ बढ़ा, किसानों ने विद्रोह भी किया, आवाज़ उठानी शुरू की, राजाओं और व्यापारियों का गठबंधन बना। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारियों का महत्व भी बढ़ा। तो इस कारण से जो सामंत थे, जो एक तरह से जमींदार थे, उनकी शक्ति में कमी आई। सामंत विलासिता पर, मतलब देखिए जो सामंत थे उन्होंने ज़्यादा खर्च विलासिता की वस्तुओं पर, ऐशो आराम की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च किया। ठीक है, निवेश नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की, जिस कारण से इस समय विकास रुका, विकास कम हुआ। अब देखिए इन्हीं विरोधों ने पुरानी व्यवस्था को कमज़ोर किया और नए बदलावों का मार्ग खोला। अब ये सारी कुछ दिक्कतें थी, इसी कारण से आगे हमें दिखाई देता है कि नए बदलाव होते हैं। बदलाव क्या होता है? बदलाव यही होता है कि पूंजीवाद आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यूरोप में इस समय 3 बड़े बदलाव होते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी में हमें यूरोप में 3 बड़े बदलाव दिखाई देते हैं जिन्होंने पूंजीवाद का मार्ग खोला। जैसे कि एक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ही यहाँ पर मेन है। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण में क्या हुआ, यूरोप में जो पुराने साहित्य थे, जो ग्रीक और रोमन काल के जो साहित्य थे, उनको दोबारा पढ़ा जाने लगा। अब उनका दोबारा विकास किया जाने लगा। अब लोगों ने तकनीक की बात की करने लगे। लोगों ने विज्ञान पर भी ध्यान देना शुरू किया। जो नए नए जो आविष्कार हैं, नई जो तकनीकें हैं, उनको प्रोत्साहित किया लोगों ने। मतलब अब लोगों ने तर्क वितर्क के आधार पर बातें करनी शुरू की। मतलब पुनर्जागरण का मतलब आपको समझ में आ गया कि अब यूरोप में एक नई सोच आने लगी, मानवतावाद की बात होने लगी। मतलब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। पहले आप यूँ कह सकते हो कि धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था यूरोप में। ठीक है, उस समय चर्च में कई तरह के भ्रष्टाचार वगैरह फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पुनर्जागरण के फलस्वरूप कई सारे सुधार हुए। लोगों ने विज्ञान की तरफ ध्यान दिया, नई तकनीकों पर लोगों का ध्यान गया। ठीक है, और धर्म सुधार आंदोलन भी हुए इसी तरह। ठीक है, अब मतलब जो धर्म था उसमें सुधार हुआ। जैसे कि मार्टिन लूथर ने, जो कैथोलिक चर्च था वहाँ पर, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उसके खिलाफ कई सारी उसकी कई सारी आलोचना की। चर्च में जो भ्रष्टाचार था उसके बारे में मार्टिन लूथर ने बात की। इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, अपने कुछ सुधार सामने रखे। ठीक है, और इनके जो विचार सामने आए तो इनके विचारों को प्रोटेस्टेंट कहा गया। मतलब प्रोटेस्टेंट मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया, आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। कैथोलिक चर्च जो था वहाँ का यूरोप में, वो बहुत शक्तिशाली था। उसके विरोध में जितने भी संप्रदाय आए, जितने भी लोगों ने उसके विरोध में अपने विचार रखे, और जब उनके विचारों को कई लोगों ने फॉलो किया तो उन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब कैथोलिक चर्च के प्रोटेस्ट में, विरोध में। ठीक है, मतलब जो वहाँ का चर्च था, अब उसमें सुधार, मतलब उसके खिलाफ भी कई सारे लोग खड़े हुए। उन्होंने कई तरह की जो कुरीतियाँ थी, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था चर्च में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, सुधार की बात की, जिससे कि वहाँ पर धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुआ। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी लोगों की मानसिकता और विकसित हुई और व्यापार और उद्योग तेज़ी से बढ़े। ठीक है, अब देखिए वाणिज्यिक क्रांति, अब ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब इस समय, ये जो समय था दोस्तों, इस समय यूरोप में इस समय व्यापार बढ़ा और उपनिवेशवाद। देखिए उपनिवेशवाद, देखिए क्या हुआ इस समय, कई सारे जो यूरोपीय देश थे वो भारत आने के लिए रास्ता की खोज कर रहे थे। जैसे कि जो पुर्तगाल है, स्पेन है, इनके द्वारा खासकर समुद्री रास्ते की खोज की जा रही थी। अब भारत तक आने का समुद्री मार्ग भी खोज लिया जाता है वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उनके द्वारा अमेरिका की खोज कर ली जाती है। हालांकि वो पहले सोचते हैं कि वो भारत तक आने के मार्ग की खोज की है उन्होंने, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो कि भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से अमेरिका की खोज कर दी। तो इससे अमेरिका का एक इतना बड़ा क्षेत्र यूरोपीय देशों को दिखाई दिया। तो अब वहाँ पर उपनिवेश बनाने शुरू किए यूरोपीय देशों ने। अब जो समुद्री यात्राएं थी वो और भी ज़्यादा यूरोपीय देशों के द्वारा बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे उपनिवेशवाद फैला। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यूरोप को बहुत फ़ायदा हुआ और व्यापार विश्व स्तर पर होने लगा। विश्व स्तर पर मतलब व्यापार पहले भी होता था, लेकिन अब समुद्री खोजों के माध्यम से व्यापार और ज़्यादा बढ़ गया। यूरोपीय देश क्या करने लगे कि जो मतलब देश थे, जो दूसरे देश थे, जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, वहाँ से वो कच्चा माल ला रहे थे और अपने देशों में वो तैयार माल, मतलब माल को तैयार कर रहे थे। तो आगे चलकर हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति आती है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हुई, ये जो घटनाएं हुई, इन्होंने
आगे पूंजीवाद के लिए रास्ता खोला कि हाँ पूंजीवाद यहाँ पर और विकास करेगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से सामंतवादी व्यवस्था थी, धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था का अंत होने लगा और किस तरह से पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन आया यूरोप में और वाणिज्यिक क्रांति, व्यापार बढ़ा, उपनिवेशवाद काफ़ी बढ़ गया, जिस कारण से जो पूंजीवादी विचारधारा थी इसका प्रसार हुआ, इसको बढ़ावा मिला। अब देखिए यहाँ पर यही बातें लिखी हैं कि इसके परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी बाजार व्यवस्था बनी, यूरोप उद्योग केंद्र और जो उपनिवेश थे वो कच्चा माल देने वाले क्षेत्र बन गए। ठीक है, अब देखिए और भी बातें यहाँ पर लिखें, डायरेक्टली अभी यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि पूंजीवाद कैसे आ गया। देखिए यहाँ पे अब लिखा है कृषि पूंजीवाद। अब ये क्या है, तो देखिए यूरोप में पूंजीवाद का वास्तविक आरंभ सिर्फ शहरों और व्यापार से नहीं हुआ बल्कि गांव और खेती की भूमि से हुआ। कुछ नई बातें भी आपको बताई जा रही हैं। अभी तक मैंने जो बातें आपको पढ़ाई नॉर्मली आपने कई बार मेरे द्वारा पढ़ रखी हैं, मैंने आपको कई बार खुद बता रखा है या कहीं और से भी आपने पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे और डिटेल में बताया जा रहा है। अब देखिए पूंजीवाद जो यूरोप में फैला, देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने आगे चलकर पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। मतलब कृषि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था, तो देखिए जो कृषि क्षेत्र था उसमें क्या हुआ दोस्तों, अब यूरोप में धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा चलन हुआ जो कृषि पहले आत्मनिर्भर थी अब वो बाजार आधारित हो गई। मतलब अब जो खेती की जा रही थी यूरोप में वो बाजार के लिए की जाने लगी। मतलब यूरोप में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा ताकि जो उत्पादन होगा, जो अनाज होगा, उसको विदेशों में भी बेचा जा सके, उसका निर्यात किया जा सके। ठीक है, पहले क्या था, 4-5 गांव हैं, 10 गांव हैं, 20 गांव हैं, यहीं तक अनाज सप्लाई किया जा रहा था। छोटे आसपास जो छोटे शहर थे वहीं तक अनाज बेचा जा रहा था। लेकिन अब बाजार आधारित कि मतलब हम बाजार में बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन करेंगे और उसको बेचा जाएगा। ठीक है, बेचने के उद्देश्य से तो बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, देखिए जमींदारों और मालिकों को समझ आया कि बाजार के लिए खेती ज़्यादा लाभदायक है। तो अब देखिए एक चीज़ ये हुई और एक चीज़ हुई बाड़ाबंदी आंदोलन, इसी से जुड़ा हुआ है वो। अब ये क्या था, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ बाड़ाबंदी आंदोलन में, जैसे कि मान लीजिए एक जगह एक खेत है, मान लीजिए, ठीक है, एक बहुत बड़ी ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है, इसमें कई सारे खेत हैं, छोटे छोटे कई सारे खेत हैं। ठीक है, कई सारे यहाँ पर खेत हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारे जो गांव के किसान हैं वो यहाँ पर खेती किया करते हैं। ठीक है, अब बाड़ाबंदी आंदोलन में क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे खेत हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे खेत हैं इनको हटाकर पूरा एक चारों तरफ से घेरा लगा के एक बाड़ा बंद कर दिया गया, एक इसको क्लोज कर दिया गया और कहा गया कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये एक खेत हो गया, ये एक फार्म हो गया। अब इसको जो बड़ा ज़मींदार है इस पर वो खेती करवाने लगा, ये वो मतलब ये पूरा उसी के अधिकार में आ गया। मतलब अब खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाने लगी। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, इससे समझ में आएगा। देखिए बाड़ाबंदी आंदोलन क्या था, यह बदलाव सबसे तेज इंग्लैंड में हुआ। इसमें साझा गांव की ज़मीनों और चारागाहों को बाड़ लगाकर निजी फार्मों में बदल दिया गया, मतलब निजी फार्म में बदल दिया गया। जैसे कि कई छोटे छोटे जो मतलब खेत थे, जो जगहें थी, उनको मतलब घेर कर उनको घेर कर क्या किया गया, घेर कर एक बहुत मतलब बड़े बड़े फार्म वहाँ पर बनाए गए, चाहे वो कृषि के उद्देश्यों के लिए हों, चाहे वो आगे चलकर फैक्ट्री के उद्देश्यों के लिए हों। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आने लगी कि जो मतलब छोटे छोटे खेत थे तो उनको सबको मिलाकर बड़े बड़े फार्म बना दिए गए। और आगे चलकर हम देखते हैं कि यूरोप में कई सारी जो मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर फिर उत्पादन किया जाने लगा। अब देखिए ये जो बाड़ाबंदी आंदोलन था यूरोप में, इससे क्या हुआ, तो जो किसान थे उनकी सामूहिक ज़मीन छिन गई, जिन पर वो सामूहिक रूप से मतलब खेती कर लेते थे। ठीक है, कई किसान खेती से बेदखल हो गए, फिर उन्होंने मजदूरी करनी शुरू की, वो मजदूर बन गए। अब बाद में यही लोग फैक्ट्रियों में मजदूर बने। ठीक है, बाड़ाबंदी ने एक पारंपरिक गांव व्यवस्था को तोड़ा, लेकिन कृषि उत्पादन में तेजी और निवेश आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया। मतलब ये जो बाड़ाबंदी की गई, बड़े बड़े खेत बना दिए गए, बड़े बड़े फार्म बना दिए गए, निजी फार्म। ठीक है, मतलब ये किसी मालिक के अधीन आ गए, इतना बड़ा बड़ा एरिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो गाँव की व्यवस्था थी वो तो टूटी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, निवेश बढ़ गया और आधुनिक तकनीक को भी बढ़ावा मिला। तो मतलब अभी आपने क्या समझा, सिंपल सा है। अभी आपने यहाँ पे समझा कि किस तरह से यूरोप में हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में पूंजीवाद आया, कि किस तरह से कृषि क्षेत्र ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। आपने अभी ये समझा, ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एनक्लोजर मतलब बाड़ाबंदी जो आंदोलन है वो। ठीक है, तो किस तरह से कृषि ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, यहाँ पे आपने ये समझा। आपने ये देखा कि अब खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी और कई सारे जो छोटे छोटे खेत थे उनको मिलाकर निजी फार्म बना दिए गए बड़े बड़े, ताकि उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा सके। अब आगे चलकर हमने देखा कि यूरोप में वर्गों में भी, जो सामाजिक वर्ग थे उनमें भी बदलाव आया। अब क्या हुआ, अब दो नए वर्ग बन गए। एक वर्ग बन गया
बड़े ज़मींदार थे, जिसमें जिसमें पूंजीवादी किसान थे, ठीक है। फिर और एक वर्ग बन गया किसानों का जो भूमिहीन थे, ठीक है। जो भूमिहीन किसान थे वो मजदूरी पर निर्भर हो गया, वो मजदूरी करने लगे, फैक्ट्रियों में करने लगे, खेतों में करने लगे, ठीक है। आगे चलकर फैक्ट्रियों में करते हैं, लेकिन शुरुआत में वो खेतों में करने लगे, ठीक है। और जब बाद में फैक्ट्रियाँ भी लगने लगी तो वो फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे। अब देखिए, जो बड़े ज़मींदार थे वो लाभ के लिए खेती करने लगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के रूप में खेती करने लगे, मशीनों वगैरह पे उन्होंने काफ़ी निवेश किया। यानी काम करने वाले लोग भूमि से अलग हुए, श्रम बेचकर जीवित रहने लगे। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे सरकार की क्या भूमिका थी। तो देखिए, जो सरकार थी वहाँ की, जो यूरोपीय सरकार थी, जो यूरोपीय राज्य थे, ठीक है। अब देखिए, यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ था, सरकारों का पूरा समर्थन था। जैसे कि सरकार ने कानून बनाकर जो एनक्लोजर आंदोलन था उसको बढ़ावा दिया। एनक्लोजर जो आंदोलन था उसको कानूनी मंजूरी दी कि जो बड़े बड़े फार्म बना दिए गए उसको कानूनी मंजूरी दे दी। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए सरकार ने। तो मतलब जो सरकार थी उसने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा परिणाम और वैश्विक प्रभाव। अब इसके क्या परिणाम हुए। एक परिणाम तो वर्ग वाला हुआ, जो मैंने आपको बताया कि 2 वर्ग बन गए, ठीक है। और एक प्रभाव ये हुआ कि अमीर और गरीब वर्गों के बीच खाई बढ़ी, ठीक है। वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। और खेती से होने वाला लाभ जो था वो व्यापार और उद्योगों में निवेश होने लगा। अब जो लाभ हुआ खेती से, उसका व्यापार में निवेश किया जाने लगा, उद्योगों में उसका निवेश किया जाने लगा। यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बसाने शुरू किए, ठीक है। यहाँ पर जो आप पूंजीवाद समझ रहे हो ना, ये जब पूंजीवाद शुरू हुआ था, जब पूंजीवाद एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रबल विचारधारा बन रही थी, उस समय के स्टार्टिंग टाइम को ही आप समझ रहे हो, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से लगभग थोड़ा पहले की बात अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं। हालांकि इसी चैप्टर में पूरी तरह आप यही सब पूरी तरह पूंजीवाद को पढ़ोगे और 20वीं शताब्दी, आज वर्तमान समय तक पढ़ोगे आप। 20वीं या 21वीं शताब्दी तक आप पढ़ोगे। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, 21वीं शताब्दी का जो शुरुआती दशक है, अभी तक के आप समय को पढ़ोगे, किस तरह का पूंजीवाद आज है, पूरा ही डिटेल में पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पर अभी शुरुआती चीज़ें वो पढ़ रहे हो। तो देखिए, जो प्रभाव था वो ये था कि यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए, पैसा वगैरह भी आ गया, ठीक है, तकनीक बढ़ने लगी। तो अब इन्होंने उपनिवेश भी काफ़ी अच्छे काफ़ी इनके पास शक्ति भी आ गई, तो उपनिवेश बसाने इन्होंने शुरू कर दिए। कच्चा माल, सस्ता श्रम, संसाधन उपनिवेशों से प्राप्त किए इन्होंने। अब देखिए, अंततः गांव में पैदा हुआ कृषि पूंजीवाद धन, मजदूर और संसाधन उपलब्ध कराता और इससे औद्योगिक क्रांति संभव बनी। मतलब ये सारे कारण थे जिस कारण से औद्योगिक क्रांति संभव बनी। एक तो उपनिवेश आप कह सकते हो, उपनिवेशवाद, ठीक है। और पूंजीवाद की जो विचारधारा थी वो तो था ही। और जो बड़े पैमाने पर खेती होने लगी थी यूरोप में, तो इनका एक काफ़ी ज़्यादा रोल था औद्योगिक क्रांति में। अब देखिए, इस तरह हम देखते हैं कि जो पूंजीवाद है, ठीक है, जिसको राज्य ने समर्थन दिया, और उपनिवेशवाद जिसको राज्य ने कई देशों को, जो यूरोपीय देश थे उन्होंने उपनिवेशवाद, कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया। तो इन तीनों का अगर हम मिलन करके देखते हैं तो इससे एक विश्व व्यापार का जन्म हमें दिखाई देता है। एक विश्व व्यापार विश्व में हमें दिखाई देता है, जिसमें कुल मिलाकर जो यूरोपीय देश थे उन्हीं का लाभ हो रहा था। देखिए, सामंतवाद टूटने के बाद राजा और व्यापारी वर्ग ने, अब देखिए सामंतवाद खत्म हुआ, अब व्यापारी वर्ग प्रमुख हो गया। तो जो राजा था, ठीक है, वो अब व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर उसने कानून बनाए। तो जो व्यापारी वर्ग था और जो राजा थे उन्होंने मिलकर कानून बनाए, जैसे कि व्यापारी कंपनियां शुरू की, मिलकर राष्ट्रीय स्तर के कानून बनाए और व्यापारिक कंपनियां शुरू की, उपनिवेशवाद को फैलाया। देखिए, कई सारे जो कंपनियां थी उन्होंने भी उपनिवेशवाद को फैलाया और सरकार ने भी फैलाया, ठीक है, यूरोपीय देशों की व्यापार को दुनिया भर में जोड़ा। इसी से पहला विश्व बाजार बना, जहां यूरोप तैयार माल बनाता और उपनिवेश कच्चा माल सस्ता श्रम देते ही। तो सामान्य बातें हैं। यानी पूंजीवाद गांव से शुरू होकर पूरी दुनिया तक फैल गया। गांव से कैसे, जब शुरू में बड़े पैमाने पर जो खेती की जाने लगी, ठीक है, बाड़ाबंदी आंदोलन में क्या हुआ, बड़े बड़े फार्म बना दिए गए जहाँ पे, जो कि निजी हाथों में थे, ठीक है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा, ठीक है। फिर इस तरह से जो पूंजीवाद है पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैला। तो किस तरह से कृषि से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैला, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, 2 सेकंड का मन में ब्रेक लो, ठीक है। यहाँ तक जितनी बातें आपने समझी, ठीक है, समझी, इनको बस समझ के रूप में हल्का सा याद रखो, बाकी अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों, ऐसा करना, थोड़ा सा ब्रेक मन में लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारे टॉपिक हैं, तो आपको बोरिंग लगेगा। अब वापस से यहाँ पे आ रहे हैं टॉपिक पर। देखिए, राज्य शक्ति और आर्थिक संस्थाएं। कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जा रहा है
कि जो पूंजीवाद बढ़ा तो इसमें राज्य जो था, जो सरकार थी, इसने भी पूंजीवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि देखिए, पूंजीवाद को के विकास के लिए केवल बाजार काफ़ी नहीं था। मतलब पूंजीवाद के लिए सिर्फ बाजार काफ़ी नहीं था। बाजार का मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ पर सामान का लेन देन होता है, ठीक है। जैसे कि पूंजीवाद के अंतर्गत जो यूरोपीय देश थे, उनको बाजार चाहिए था कि उनका जो बना हुआ सामान है वो बिक जाए, उसको खरीदने वाले लोग चाहिए थे उनको। तो यहाँ पे कहा गया कि देखिए, पूंजीवाद के लिए सिर्फ बाजार का मतलब फिर सिर्फ बाजार ही नहीं चाहिए था, बल्कि कानून वगैरह भी तो होने चाहिए थे, नियम चाहिए थे, कानून चाहिए थी, संस्थाएं चाहिए थी, जो कि पूंजीवाद का विकास कर पाएँ। तो यहाँ पे सरकारों का रोल काफ़ी ज़्यादा है कि जो यूरोपीय देशों की सरकारें थीं, इन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई जो पूंजीवाद को मजबूत करती थी। समझ में आ गया? राष्ट्रीय बैंक। अब देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय बैंक बनाए इन्होंने, जैसे कि इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, ठीक है। इसका काम क्या था? सरकार को कर्ज देना, मुद्रा को स्थिर रखना, निजी पूंजीपतियों, मतलब अब अभी आपको काम वगैरह ज़्यादा नहीं समझना, बस आपने ये समझा कि जो सरकारें थी उन्होंने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बल दिया पूंजीवाद के विकास में। जैसे कि राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियाँ, ठीक है, जो मतलब कई कई कंपनियाँ मिलकर एक कंपनियाँ बन गई, ठीक है। कई निवेशक मिलकर एक कंपनी बनाने लगे और शेयर आपस में बांट लेते थे, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां बनी। इसका सबसे बड़ा एक जो उदाहरण आपके लिए आप समझ पाओगे वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब देखिए, कई निवेशक मिलकर शेयर के रूप में पैसा लगाते थे, लाभ और हानि सब में बांट दी जाती थी। ये कंपनियां समुद्री व्यापार, उपनिवेश और दूर दराज के व्यापार भी करती थी। इससे जोखिम कम और बड़े व्यापार संभव हुए। आगे चलकर यही मॉडल आधुनिक कंपनी बना। अब देखिए, पेटेंट, कानून और नेविगेशन, हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पूंजीवाद के विकास में। मतलब पूंजीवाद के लिए बाजार तो चाहिए था, लेकिन एक पूरी व्यवस्था भी चाहिए थी, नियम चाहिए थे, कानून चाहिए थे, ताकि पूरी व्यवस्था सही से चल पाए। इसीलिए देखिए, पेटेंट कानून भी बनाए गए। जैसे कि नई खोज और जो तकनीक थी, मान लीजिए कोई नई खोज किया गया, कोई नया आविष्कार किया गया, कोई नई टेक्नोलॉजी खोजी गई, तो इसको वैधानिक अधिकार दिया गया। मतलब इसके लिए नियम बनाए गए, ठीक है, लीगल अधिकार दिया जाने लगा, ठीक है, जिससे जो आविष्कारक है उसको संरक्षण और लाभ मिलता है। और देखिए, इंग्लैंड ने जैसे कि नेविगेशन एक्ट बनाए। उपनिवेशों का व्यापार केवल मात्र देश, मतलब जो उपनिवेश हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, ठीक है। तो मतलब ये कि जो भारत है वो सिर्फ इंग्लैंड से ही व्यापार कर सकता था। तो इससे कुल मिलाकर फायदा इंग्लैंड को हुआ। मतलब जो उपनिवेश जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उनको फायदा हुआ, ठीक है। अब देखिए, इससे देसी उद्योग और जहाजरानी को लाभ मिला। मतलब जो उनके जैसे कि इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड ने मतलब इंग्लैंड के जो उद्योग थे, जो वहाँ की जो भी जहाजरानी व्यवस्था थी, ठीक है, जो वहाँ के जो शिप वगैरह थे, ठीक है, तो इनको लाभ हुआ। और जो उपनिवेश थे, ठीक है, उपनिवेश मात्र देश पर आर्थिक रूप से निर्भर हुए। तो पूरी तरह जो उपनिवेश थे वो उस देश पर निर्भर हुए जिन्होंने उन्हें उपनिवेश बनाया हुआ था। कुल मिलाकर कहा जाए तो राज्य और पूंजी एक दूसरे के विरोधी नहीं बने, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करने वाली ताकत बन गए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर यही बात है कि जो राज्य थी यानी कि सरकार थी, और जो पूंजीवाद की विचारधारा थी, दोनों ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, बल्कि सहयोगी बन गए। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। आपने समझा कि राज्य और पूंजीवाद के संबंधों को समझा, थोड़ा सा बस सिंपल था। जितनी बातें समझ में आई ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर बात नहीं समझ में आई तो। अभी फिलहाल जितना समझ में आया उतना इनफ है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व बाजार का जन्म, वर्ल्ड मार्केट। देखिए, 18वीं शताब्दी, देखिए बार बार आपको सुनाई दे रहा है वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो, अब जो व्यापार होने लगा वो बड़े पैमाने पर होने लगा। देखिए पहले क्या हो रहा था, आप खुद इमेजिन कीजिए, जब वास्को द गामा ने भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की, तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यही पता चलता है कि कई समय तक तो यही नहीं पता था कि भारत तक समुद्री मार्ग से कैसे आया जाए। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जब अमेरिका की खोज की गई, तो आपको ये भी पता चलता है कि यूरोपीय एशियाई देशों को नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई जगह है। हालांकि अमेरिका नाम बाद में रखा गया। मतलब जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, जब समुद्री खोजें हुई तो नए नए क्षेत्र खोज दिए गए, भारत तक आने का समुद्री मार्ग भी खोज लिया गया, ठीक है, और पृथ्वी की यात्राएं भी की गई, ठीक है, का पूरा यात्रा भी की गई। तो इससे क्या हुआ, इससे पूरी दुनिया जुड़ने लगी आपस में, तो इससे विश्व बाजार बढ़ गया। तो मतलब ये जो बड़ा रूप था, इसी को कहा गया विश्व बाजार का जन्म, ठीक है।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आधुनिक पूंजीवादी विचार है, अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप में ये आधुनिक पूंजीवादी जो विचार है वो लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसकी सभी शर्तें तैयार हो गई थी। मतलब आधुनिक पूंजीवादी जो विचारधारा है उसके लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो व्यवस्था में यूरोप में दिखाई दे रही थी। जैसे कि कृषि में अधिशेष, मतलब कि कृषि इतनी होने लगी कि अनाज बच रहा था। जैसे मान लीजिए कि 100 टन, मान लीजिए इंग्लैंड ने 100 टन गेहूं उगाया, ठीक है, तो अनाज इतना हो रहा था कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो 20 टन गेहूं खा ले रहे थे, तब भी 80 टन गेहूं बच रहा था। या उल्टा भी समझ लो कि मान लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, मान लीजिए 100 टन गेहूं अगर इंग्लैंड उगा रहा था, ठीक है, तो मान लीजिए 50 टन गेहूं अधिशेष बच रहा था, आधा अधिशेष बच रहा था। इसका क्या किया जाएगा? इसको बाजार में बेचा जाएगा, है ना। तो मतलब माल उत्पादन काफ़ी हो रहा था। उद्योगों का फैलाव, कपड़ा, धातु, मतलब उद्योगों का फैलाव हो रहा था, ठीक है। वैश्विक उपनिवेश और व्यापार मार्ग। अब देखिए, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से कच्चा माल और बाजार, जो उपनिवेश थे वहाँ से कच्चा माल लाया जा रहा था, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं, बैंक, बीमा, कई सारी वित्तीय संस्थाएं बनने लगी थी, ठीक है। बड़े पैमाने पर निवेश किया जाने लगा था। मजबूत राज्य व्यवस्था, जो युद्ध, कूटनीति और कानून के जरिए पूंजी के हितों की रक्षा करें। मतलब मजबूत सरकारें बनने लगी थी, एक मजबूत राज्य व्यवस्था बनने लगी थी कि सरकारें, मान लीजिए कोई लोकतांत्रिक देश है, अब एक मजबूत राज्य व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सरकारें आए या जाएं, किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन जो देश का जो शासन व्यवस्था है वो मजबूत है, उसमें जल्दी जो नियम वगैरह हैं उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता। यही है मजबूत राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था काफ़ी मजबूत होने लगी थी। तो मतलब जो आधुनिक पूंजीवाद की विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिल रही थी 18वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। अब देखिए, इन सब के जुड़ने से पहली बार विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था बनी। इन सब के जुड़ने से हमें विश्व स्तर की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। माल, पैसा और मजदूर सब समुद्रों के पार भी चलते थे। लंदन, एम्स्टर्डम, पेरिस जैसे शहर जो थे वो वैश्विक वित्तीय केंद्र बने। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मतलब यहाँ पर जो कैरिबियन द्वीप थे वहाँ पर खेती और प्लांटेशन किया जा रहा था, खेती बड़े पैमाने पर हो रही थी, प्लांट लगाए जा रहे थे कई चीज़ों के, ठीक है। और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे व्यापारी कंपनियों का नियंत्रण था, उपनिवेश बनाई हुई थी कंपनियाँ, ठीक है। अफ्रीका, गुलामी व्यापार यानी कि दास व्यापार, यहाँ से संसाधनों का दोहन हो रहा था। तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय उपनिवेशों से यूरोप को बहुत फ़ायदा हो रहा था। और इस समय हमें दिखाई देता है कि जो आधुनिक पूंजीवादी विश्व व्यवस्था थी वो इस समय दिखाई देता है कि वो शुरू हो जाती है। देखो, आधुनिक का मतलब यह है कि आज के टाइम पे आप पूंजीवाद के बारे में क्या सोचते हो? आज के टाइम पे आप यही सोचोगे कि देखो, पूंजीवाद का मतलब है कि सरकार फैक्ट्रियां लगाने की इजाज़त दे, ठीक है, कई सारी वित्तीय कंपनियां हों, पैसे से संबंधित कंपनियां हों, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, यही तो सोचोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। पहले पूंजीवाद किस रूप में शुरू हुआ यूरोप में? लगभग तो वो कृषि के रूप में शुरू हुआ कि बड़े स्तर पर खेती की जाने लगी, कृषि से बहुत मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को बहुत जगह निवेश किया गया। फिर धीरे धीरे उपनिवेशों से भी बहुत सारा मतलब माल, बहुत सारा संसाधन यूरोपीय देशों को मिला, नई तकनीक आई, ठीक है, मशीनों का कई मशीनों का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे यूरोप में आधुनिक पूंजीवादी विचारधारा आई, ठीक है, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था यूरोप में आ गई। लेकिन सारा फायदा यूरोप को ही हो रहा था, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी जो असमानताएं थी उस समय की वो आज भी हमें दिखती हैं, उनका असर आज भी है, ठीक है। औद्योगिक पूंजीवाद की ओर संक्रमण, औद्योगिक पूंजीवाद की ओर संक्रमण, जो बातें मैंने अभी आपको पढ़ाई लगभग वही हैं कि अब क्या हुआ, उद्योग महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र में हमें पूंजीवाद देखने को मिल गया कि अब बड़े बड़े उद्योग लगाए जाने लगे, ठीक है। और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति और शुरुआती फैक्ट्रियाँ। देखिए दोस्तों, अभी आपने जितनी भी बातें समझी उनको थोड़ा सा होल्ड पर रखें। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति और शुरुआती फैक्ट्रियाँ। देखिए, इतिहास का मोड़ लगभग 1750 से 1850 के बीच सबसे पहले ब्रिटेन में हाथ के काम और छोटी कुटीर उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था मशीनों और फैक्ट्रियों पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। मतलब यहाँ पर अब उद्योगों की बात की जा रही है कि जो पहले छोटे उद्योग होते थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो उद्योग थे वो काफ़ी बड़े होने लगे, ठीक है। जो हाथ से काम करने की जो तकनीक थी अब धीरे धीरे वो मशीन आधारित होने लगी। तो यूरोप में मशीनें मतलब फैक्ट्रियाँ लगने लगी, फैक्ट्रियों में मशीनों से काम किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर हम देखते हैं कि यूरोप में जो अर्थव्यवस्था होती है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। अब केवल ज़्यादा खेती या ज़्यादा व्यापार नहीं
बल्कि नई ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादन कई गुना बढ़ाया गया। यही औद्योगिक पूंजीवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो ये सिंपल है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कि मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि यूरोप में कई उद्योग लगने लगते हैं, ठीक है। प्रमुख तकनीक और संगठनात्मक बदलाव, मतलब कई सारी तकनीक भी सामने आती है इस समय, जैसे कि मशीनें और कपड़ा उद्योग, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम म्यूल आदि ने सूत और कपड़ा उत्पादन को मशीन आधारित बना दिया। कपड़ा बड़े पैमाने पर और सस्ता बनने लगा। भाप इंजन, जेम्स वाट द्वारा सुधार, खदान, परिवहन और फैक्ट्रियों में उपयोग, जो भाप इंजन था उसका बहुत उपयोग किया गया, ठीक है। मतलब मशीनें आ गई, भाप इंजन आ गए, ठीक है। लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है, बड़े पैमाने पर लोहा और इस्पात उद्योग बने जिन्होंने मशीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। औजारों के निर्माण में, रेल लाइनों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इन्होंने, इन चीज़ों ने फैक्ट्रियों को और उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैक्ट्री व्यवस्था, काम एक ही जगह बड़े हॉल में मशीन, अब देखिए फैक्ट्री व्यवस्था स्थापित होने लगी, फैक्ट्रियां बनने लगी जहां पर एक ही जगह काम होता था, बड़े बड़े स्तर पर काम होता था, ठीक है, मशीनों के साथ काम किया जाने लगा। समय का कड़ा अनुशासन, देखिए खेतों में काम कर रहा है व्यक्ति अपना खुद का काम कर रहा है, तो उसमें टाइम का इतना कड़ा अनुशासन नहीं होता। व्यक्ति कई बार ज़्यादा भी काम करता है, कम भी काम करता है, लेकिन फैक्ट्रियों में कड़ा अनुशासन हो गया कि जैसे कि व्यक्ति को 8 बजे आना है और 10 बजे जाना है, या व्यक्ति को 9 बजे आना है, 7 बजे जाना है, ठीक है, या 11 बजे जाना है। तो मतलब टाइम एक एक अनुशासन में बंध गया। जो व्यक्ति था वो टाइम के अनुशासन में बंधा कि अब मतलब समय तय किया गया, घंटी, टाइम टेबल, ठीक है। मालिक नौकर का स्पष्ट अंतर, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पष्ट अंतर दिखने लगा। उत्पादन अब पूरी तरह लाभ, दक्षता और गति के हिसाब से संगठित हुआ। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए नई औद्योगिक समाज की विशेषताएं। अब इस समय जो यहाँ पे औद्योगिक व्यवस्था थी यूरोप में, इस समय हम देख रहे हैं कि कई सारे बदलाव आते हैं यूरोपीय समाज में, क्योंकि उद्योग आ रहे थे यूरोप में, कई सारे उद्योग लगे थे। तो जो औद्योगिक समाज था इस समय का, नया औद्योगिक समाज, इसमें क्या किस तरह का ये था, तो देखिए शहरों का तेज़ी से बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर जो शहर थे वो उनकी हालत कैसी थी, तो शहर बढ़ रहे थे, साइज़ उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि देखिए गांव से लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों की ओर आ रहे थे। इससे क्या हुआ, बिना योजना के शहर बसने लगे, झोपड़ियाँ मतलब बसी। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत भीड़ होती थी, गंदगी होती थी, कई बीमारियाँ यहाँ पर फैलने लगी। तो ये स्थिति थी। नई वर्ग संरचना, नई वर्ग संरचना मतलब देखिए नया सामाजिक वर्ग संरचना बना। एक पूंजीपति वर्ग बन गया, एक मजदूर वर्ग, एक कामगार वर्ग बन गया, ठीक है। श्रम का विभाजन और मशीन पर निर्भरता। देखिए अब श्रम का विभाजन हो गया। पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई शर्ट बनाने वाला मतलब मान लीजिए कोई दर्जी है जो शर्ट बनाता है, तो वो पूरी शर्ट बनाता था। लेकिन अब क्या हो गया, काम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ, काम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया कि एक यूनिट ये काम करेगी, एक यूनिट ये काम करेगी, ठीक है। एक मजदूर क्या है कि बटन लगाने का काम कर रहा है शर्ट में, एक मजदूर जेब लगाने का काम कर रहा है, ठीक है। एक मजदूर कपड़ा काटने का काम कर रहा है, ठीक है, एक मजदूर कपड़ा सिलने का काम कर रहा है। तो मतलब एक ही तरह का काम भी करने लगे, हर व्यक्ति मतलब मजदूर एक तरह का ही काम करने लगा। तो ये सारी बातें हैं, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इसके बारे में बताया भी है, ठीक है, जब हम मार्क्सवाद पढ़ रहे थे। देखिए कारीगर की आज़ादी खत्म, फैक्ट्री अनुशासन हावी हो गया। औरतों और बच्चों की मजदूरी। अब देखिए औरतों और बच्चों की जो हालत थी वो भी ज़्यादा ठीक नहीं थी इस समय। लंबा समय कम मजदूरी, मतलब काम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, मजदूरी कम दी जाती थी, ठीक है। कठिन परिस्थितियाँ, काम करने की जो दशाएं थी वो अच्छी नहीं थी। समाज के शोषण की हकीकत और साफ दिखने लगी। समय और जीवन की सोच बदलना। अब ज़िंदगी फैक्ट्री की घड़ी के हिसाब से चलने लगी। मेहनत और उत्पादकता को ही अच्छा माने जाने लगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। कई बच्चे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ना केवल टॉपिक के बारे में समझाया जा रहा है, यहाँ पे ये टॉपिक आपको हकीकत भी बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जीवन बदला। पहले जो कृषि आधारित एक जीवन था, उससे पहले का जो मतलब नॉर्मली जो हम समझते हैं उसके पहले का जो जीवन था, वो किस तरह से उद्योग आने के बाद उसमें जो परिवर्तन हुए उसको आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन पहले अच्छा था या बेकार था, या अब अच्छा है या बेकार है, बट आप यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ रहे हैं कि किस तरह से समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ। हालांकि बेसिकली हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमें विश्व स्तर पर दिखाई देता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, पूंजी, श्रम और जमाव की तर्क। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, बस मेन फोकस है कि आपको समझाया जाए टॉपिक, लेकिन तब भी वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है। हो सकता है कि इसे हम 2 लेक्चर्स में कवर करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित एक वीडियो लाई जाए आपके लिए, कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि आप कैसे अच्छे से
यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी मेन फोकस यही होना चाहिए कि पूरी तरह सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ कर जाओगे एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे उसको, ठीक है। बाकी हाँ, कंटेंट भी थोड़ा याद रखना जरूरी होता है, ताकि हम वहाँ पर लिखें तो हमारे पास कंटेंट रहे, तो कंटेंट भी थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है। वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, एक अलग से वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है। अब देखिए पूंजी, श्रम और जमाव, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब यहाँ पे देखिए ये है कि मालिक मजदूर का से जितना काम करवाते हैं, मार्क्सवाद के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि जो मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, वो मजदूर से जितना काम करवाते हैं उसको उतना पैसा नहीं देते, ठीक है, बल्कि कम पैसा देते हैं। और जो मजदूर की जो मतलब देखिए, मान लीजिए मजदूर ने मेहनत की, ठीक है, मान लीजिए मजदूर ने, मैंने आपको एग्जाम्पल देके पहले बता रखा है, ठीक है, मान लीजिए मजदूर ने 1000 रुपये की मेहनत की है, ठीक है, लेकिन मालिक उसे 500 रुपये ही दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मालिक ने मजदूर को दिहाड़ी पर रख लिया कि देखिए मैं आपको 500 रुपये दूंगा पूरे दिन के, आपको ये काम करना है, और मजदूर ने 1000 रुपये तक का काम किया, लेकिन मालिक उसे 500 रुपये ही दे रहा है। तो जो 500 रुपये मालिक ने अपनी जेब में रख लिए, इसे कहते हैं अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। सिंपल है। जैसे कि मैंने एक जूते के उदाहरण से आपको समझाया था कि मान लीजिए दोस्तों, एक मालिक है, एक पूंजीपति है, जो कि एक मजदूर को अपने पास रखता है और कहता है कि आपको एक जूता बनाना है और 8 घंटे आपको काम करने हैं, ठीक है, मतलब आपको 8 घंटे काम करना है और एक जूते के हिसाब से आपको मान लीजिए 500 रुपये दिए जाएंगे। अब देखिए, मतलब जो मालिक है उसने, जो मजदूर है उसको कच्चा माल वगैरह दिया, ठीक है, और मजदूर, मान लीजिए मालिक ने 1000 रुपये का कच्चा माल दिया, ठीक है, और मजदूर ने मेहनत की, कारीगरी की और हज़ार मतलब जूता बना दिया, एक कच्चे माल से एक जूता बना दिया। अब वो जूता मालिक ने 2000 रुपये का मार्केट में बेच दिया। तो मतलब यहाँ पर कच्चे माल का पैसा हटा दो, तो ये जो जूते में जो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये मजदूर की मेहनत थी, लेकिन मालिक ने उसे मान लीजिए 500 रुपये ही दिए, कि मालिक ने उसे तय कर रखा कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। तो जो 500 रुपये बचे उसे मालिक अपने जेब में रख लेते हैं और वो अधिशेष मूल्य कहलाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ऐसे समझाया। अब देखिए, ये जो अधिशेष है, इसको फिर से, ये जो मतलब पैसा पूंजीपतियों के पास आया, ठीक है, इसको वो फिर से निवेश करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है? यही है जमाव, पूंजी का जमाव, ठीक है। इससे क्या होता है? ये जो निवेश किया जाता है, इससे क्या होता है? तकनीक बढ़ती है, ठीक है, अधिक उत्पादन होता है, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ता है, लेकिन समय के साथ संकट भी आता है, मंदी भी आती है, बेरोजगारी भी आती है। यही क्या है? पूंजीवादी संचय का मूल तर्क है। इसमें क्या होता है? पैसा निवेश किया जाता है, अधिशेष मूल्य को बचाया जाता है, उसको निवेश किया जाता है, और निवेश से फिर हम देखते हैं तकनीक बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन फिर संकट भी आता है, बेरोजगारी भी आती है। तो यही पूंजीवादी संचय का जो विचार है यहाँ पे ये बताया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय से वैश्विक औद्योगिकरण। देखिए, ब्रिटेन के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देश भी औद्योगिक बने। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर उत्पादन अपनाया, बाद में जापान आदि ने भी यह मॉडल अपनाया। उधर अगर हम बात करें उपनिवेशों की, तो उपनिवेश देशों को कच्चा माल देने वाला और विकसित देशों से तैयार माल खरीदने वाला बनाया गया। इससे वैश्विक असमानता और निर्भरता बढ़ी, ठीक है। मतलब हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर आपको एक तरह से ये बताया जा रहा है, प्रभाव के रूप में बताया जा रहा है कि पूंजीवादी जो विचार है उसका विकास हो जाता है, औद्योगिक पूंजीवाद आ जाता है। अब देखिए, इसका प्रभाव हमें कैसा दिखाई देता है। हम आगे ये देखते हैं कि कई सारे यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान भी, ठीक है, यहाँ पर भी पूंजीवादी व्यवस्था का विकास होता है। यहाँ पर भी ये जो देश हैं वो औद्योगिकृत होते हैं, उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे में हम देखते हैं कि जो उपनिवेश होता है उसकी हालत और ख़राब होती चली जाती है, वो और ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं इन देशों पर, ठीक है, और ये जो देश हैं वो और ज़्यादा विकसित होते चले जाते हैं। अब देखिए, सामाजिक और वैचारिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। औद्योगिक पूंजीवाद के साथ विरोध और सुधार दोनों आए। अब देखिए, अभी हमने स्टार्ट किया था पॉइंट, वो क्या था? जो बड़ा टॉपिक था हमारा वो है औद्योगिक क्रांति और शुरुआती फैक्ट्रियां। इसके अंतर्गत हमने कई सारी बातें की। अब हमने स्टार्टिंग में इसके विकास की बातें कर ली, अब यहाँ पे हम प्रभाव के रूप में कई सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक इसी के अंदर ही हैं। मतलब अगर औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाता है, शुरुआती फैक्ट्रियां, औद्योगिक क्रांति यूरोप में कैसे हुई, ये है वो है, मतलब कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बनेगा सिलेबस के अनुसार। तो अगर औद्योगिक क्रांति भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं उसके प्रभाव के रूप में। यहाँ पर जो बातें हैं वो भी देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद के साथ विरोध और सुधार दोनों आए। देखिए, जब औद्योगिक पूंजीवाद हुआ तो इससे क्या हुआ? कुल मिलाकर कहा जाए, जब यूरोप में उद्योग लगने लगे, उद्योग विकसित होने लगे, तो इससे क्या हुआ? मजदूरों की हालत ख़राब हुई, क्योंकि मजदूरों को जितना वो काम करते थे उतना पैसा नहीं मिलता था, उनकी हालत दयनीय थी। इसलिए मजदूरों ने भी अब संघर्ष करना शुरू किया, उन्होंने हड़तालें की, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई,
विचारधारात्मक बहस, अब विचारों की भी बहस होने लगी। कैसे? जो मार्क्स थे, जो एंगल्स थे, इन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की, इन्होंने समाजवाद की बात की, ठीक है। कुछ उदार विचारक आए सामने जिन्होंने नैतिक सुधार की बात की। उदार विचारक जो पूंजीवाद के समर्थन में थे लेकिन सुधार चाह रहे थे, ठीक है। जैसे कि नैतिक सुधार हो, कुछ नियम लाए जाएं, कुछ कल्याणकारी नीतियां ले आई जाएं सरकार के द्वारा, ठीक है, ये बात है। सुधारवादी कानून, बच्चों के काम पर रोक। अब देखिए धीरे धीरे सुधारवादी कानून हमें दिखाई देते हैं कि आते हैं, जैसे कि बच्चों के काम पर रोक लगाई गई, काम के घंटे सीमित किए गए, एक तय किया गया कि भाई देखो 8 घंटे का काम होगा, 10 घंटे का काम होगा, ठीक है। बाद में वेलफेयर स्टेट और सामाजिक सुरक्षा का विचार प्रमुख हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं ना कि कल्याणकारी राज्य सामने आता है, मतलब जैसे कि ब्रिटेन में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कई सारी कल्याणकारी नीतियां लाई जाती हैं। जैसे कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करती है, मतलब सरकार खुद अपने खर्चे पर कुछ सेवाएं प्रोवाइड कराने शुरू करती है। यानी देखिए उत्पादन बढ़ा लेकिन शोषण भी बढ़ा। तो मतलब यहाँ पर यही है कि पूंजीवाद के अंतर्गत औद्योगिक पूंजीवाद में उत्पादन भी बढ़ रहा था लेकिन शोषण भी बढ़ा। जो मजदूर थे, जो उपनि जो 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 देश यूरोपीय देशों के जो उपनिवेश थे, जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे, ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने पूरी पूंजीवादी परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा रूप दिया। अब अर्थव्यवस्था खुद ब खुद आगे बढ़ने वाली, लगातार बदलने वाली और विस्तार करती हुई प्रणाली बन गई। अब यहाँ पर हमने एक और टॉपिक को ख़त्म किया यहाँ पर, अभी हमने उसको भी पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक दक्षिण में पूंजीवाद की, ठीक है। अब नए सिरे से फिर आ जाओ इस टॉपिक पर। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पूंजीवाद और वैश्विक दक्षिण, इन दोनों की हम बात करेंगे। वैश्विक दक्षिण का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो उपनिवेशित, जो मतलब जो देश दूसरे देशों के उपनिवेश रह चुके हैं उन्हें हम वैश्विक दक्षिण के अंतर्गत कहते हैं, जो विकासशील हैं, ठीक है। मतलब जो काफ़ी, मतलब एक तरह से कह सकते हो जो थोड़े गरीब देश हैं, ठीक है, जो विकसित नहीं हैं, तो वो देश इसमें शामिल हैं वैश्विक दक्षिण में। देखिए पूंजीवाद का विकास केवल यूरोप के अंदर नहीं हुआ। यूरोप के औद्योगिक और आर्थिक विकास के पीछे एशिया, अफ्रीका, लैटिन, कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूरोप में जो पूंजीवाद का विकास हुआ ना, वो यूरोप के अंदर सिर्फ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि पूंजीवाद का जो यूरोप में विकास हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था उपनिवेशवाद, जिसमें जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश थे, यहाँ से जो कच्चा माल और सस्ता श्रम जो यूरोप को मिला, यहाँ के जो बाजार यूरोप को मिले, इन्होंने यूरोप में औद्योगिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पूंजीवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर मतलब इन क्षेत्रों को बाद में वैश्विक दक्षिण कहा गया। इन देशों को पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में असमान और अधीन, मतलब ये जो विश्व में हमें पूंजीवादी व्यवस्था दिखाई देती है, तो यहाँ पर इन देशों को, ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ये जो देश थे, तो इन्हें असमान और अधीन स्थिति में शामिल किया गया। सरल शब्दों में कहा जाए तो यूरोप अमीर इसलिए बना क्योंकि उपनिवेशों का शोषण किया गया। कई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का मतलब क्या है। तो पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का मतलब ये है कि पूरे विश्व स्तर पर जो पूंजीवाद का विचार हावी है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवादी विश्व व्यवस्था। जाहिर सी बात है, यूरोपीय जो देश रहे हैं उन्हीं का प्रभाव रहा है, उन्हीं के जो नियम रहे हैं विश्व में वो ज़्यादा प्रभावी रहे हैं, अमेरिका का प्रभाव अधिक रहा है। तो यही है पूंजीवादी विश्व व्यवस्था। तो देखिए, तो और ये जो देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं खासकर, तो इनके जो विचार भी हैं तो ये अधिक पूंजीवादी देश हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो व्यवस्था है, इसमें ये जो देश थे जो कि इन देशों का उपनिवेश रह चुके हैं, जैसे कि एशिया के कई सारे देश हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के या दूसरे जो देश हैं, तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है विश्व की, इसमें इन्हें असमान और अधीन स्थिति में शामिल किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि यूरोप अमीर इसलिए बना क्योंकि जो उपनिवेश थे उनका शोषण किया गया। उपनिवेशवाद और विश्व व्यवस्था का निर्माण। देखिए 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देश, ये सब मैं पढ़ा ही चुका हूँ, वैसे ही मतलब बता चुका हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देश जैसे कि पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग पूरी दुनिया में फैलने लगे, ठीक है। ये देश, ठीक है, ये लोग नहीं, ये देश, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा लोग बोलने के लिए। देखिए उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनाए और उनकी अर्थव्यवस्था को अपने व्यापार के अनुसार ढाल दिया। बदलाव स्थान, देखिए अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो देश थे, ये जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने क्या किया, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों को अपना गुलाम बनाया और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी अपने हिसाब से उसको बदल दिया। जैसे कि स्थानीय जो खेती होती थी उसको नकदी फसल और प्लांटेशन में बदल दिया गया। जैसे कि भारत में आप देखते हो ना, नील की खेती शुरू की गई, तो वो यूरोप की ज़रूरत के लिए की गई थी। ज़मीन छीनकर निजी संपत्ति बना दी गई। स्थानीय ज़रूरतें नहीं बल्कि यूरोप की ज़रूरत पूरी करने के लिए उत्पादन होने लगा। लोगों को विस्थापित किया गया, ठीक है, जो स्थानीय लोग थे उनको विस्थापित किया गया, बड़े पैमाने पर देखा गया। दास बनाया गया, मजबूर श्रम कराया गया। अब देखिए यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं कि देखिए यूरोप
औद्योगिक क्रांति यूरोप में इसलिए संभव हुई क्योंकि उपनिवेशों से भारी धन, संसाधन और श्रम मिला यूरोप को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उस समय की व्यवस्था को भी बताया जा रहा है कि उपनिवेश की क्या हालत थी और यूरोप की क्या हालत थी। जो यूरोपीय देश थे वो तैयार माल, तैयार सामान बनाने लगे। ठीक है, वो हथियार बनाने लगे। जो उपनिवेश थे उनकी हालत ये हो चुकी थी कि वो बस कच्चा माल और जो श्रम, सस्ता श्रम था, उसी को मतलब वो दे पाते थे, कृषि उत्पाद ही वो बेच पाते थे। और ये जो देश थे उपनिवेश, ये बना हुआ सामान खरीदने वाले बन गए। ठीक है, बना हुआ सामान खरीदने वाले बन गए। और कच्चा माल, ये कच्चा माल उपनिवेश जो थे वो कच्चा माल बेच पाते थे। ठीक है, और उपनिवेश नुकसान में थे और जाहिर सी बात है यूरोपीय जो देश थे वो लाभ में थे। तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आई। अब आगे और भी बातें आपको बताई जा रही हैं। अब देखिए, क्योंकि पूंजीवादी ये जो विचार था, इसके कारण यहाँ पे कई सारी समस्याएं भी पैदा हो रही थी। इसीलिए कई विचारकों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया और अपने अपने तर्क देने शुरू किए। ठीक है, अब देखिए लेनिन का सिद्धांत। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए पूंजीवाद समय के साथ मोनोपोली, बड़े कार्टेलों में बदल जाता है। देश के अंदर लाभ कमाने के मौके कम हो जाते हैं, इसलिए पूंजी विदेशों में निवेश ढूंढती है, नई जमीन, श्रम। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद है ना, उसमें खुद ही ऐसी कमी है जिसके कारण वो दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिश करती है। मतलब पूंजीवादी विचारधारा ही कुछ ऐसी है जो कि साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई है। इसी तरह रोजा लग्जमबर्ग, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पूंजीवाद जितना उत्पादन करता है, मजदूरों की कम मजदूरी के कारण उतना उपभोग नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे ये कह रही हैं कि देखिए मान लीजिए पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उत्पादन को खरीदेगा कौन? खरीदने वाले तो अधिकतर, मतलब देखिए कई लोग खरीदेंगे, कई अमीर लोग खरीदेंगे, लेकिन मजदूर भी तो एक बड़ा वर्ग है जो कि उपभोग करेगा, चीज़ों को खरीदेगा। मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसने बहुत सारे बिस्किट बना दिए, लेकिन बिस्किट को खरीदेगा कौन? मजदूर खरीदेंगे। लेकिन मजदूर तभी खरीदेंगे जब उनके पास पैसा होगा ठीक ठाक। तो यहाँ पर पूंजीवाद के अंतर्गत रोजा लग्जमबर्ग कह रही हैं कि जब जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों को पैसा ही नहीं देंगे सही से, तो मजदूर ज़्यादा उत्पाद खरीदने के लिए खर्च भी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्च में उनका जीवन यापन चल पाए। तो मतलब यहाँ पर यह है कि उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन फिर उसका उपभोग नहीं हो पाता पूंजीवाद के अंतर्गत। ये कह रही हैं रोजा लग्जमबर्ग। जिसका एक बड़ा कारण क्या है कि मजदूरों को मजदूरी कम मिलती है, इसलिए उसे बाहर नए बाजार चाहिए। मतलब ये बता रही हैं कि देखिए क्योंकि उसका उत्पादन जो होता है उसका उपभोग नहीं हो पाता, पूंजीवाद के अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग मतलब खपत नहीं हो पाती, इसलिए उसे नए बाजार की आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या करता है, वो दूसरे समाजों, दूसरे जो बाजार हैं, जो देश हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करता है पूंजीवाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, लग्जमबर्ग के अनुसार पूंजीवादी बाहर बाजार ढूंढे बिना टिक नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात समझें यहाँ पर, तो जो दोनों ही यहाँ पे विचारक हैं, लेनिन और रोजा लग्जमबर्ग, ये दोनों मानते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ज़रूरत है, गलती नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि साम्राज्य, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद गलती से किया, गलती से उपनिवेश बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये विचारक कह रहे हैं कि भाई पूंजीवादी विचारधारा ही कुछ ऐसी है जिसे नए बाजार की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और वो साम्राज्यवाद की तरफ अग्रसर होती है। तो यहाँ पर आपको कई सारे नए तर्क सुनने को मिले होंगे जो आपने हो सकता है पहले नहीं सुने हों, पहले नहीं समझे हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको शुरू से अच्छे से बताया जा रहा है कि किस तरह से जो पूंजीवाद है वो किस तरह से सामने आया, किस तरह से बढ़ा आगे। ठीक है, किस तरह से औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद किस तरह से हुआ, विश्व व्यवस्था किस तरह से बनी। ठीक है, पूंजीवाद से संबंधित। फिर साथ में आपको उसके क्रिटिक भी बताए जा रहे हैं, उसकी आलोचना भी बताई जा रही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्भरता सिद्धांत की। देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ग्लोबल साउथ के देशों की गरीबी खत्म नहीं हुई। निर्भरता विचारक कहते हैं आज भी दुनिया असमान आर्थिक ढांचे में बटी हुई है। देखिए दोस्तों, निर्भरता सिद्धांत से संबंधित जो विचारक हैं उनका कहना है कि जो दुनिया है, जो विश्व है, वो आज भी असमान आर्थिक ढांचे में बटा हुआ है। इनका मानना है कि आज भी जो देश स्वतंत्र हो गए हैं लेकिन तब भी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वहाँ आज भी गरीबी खत्म नहीं हुई है। देखिए, जो देश पहले उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है, जो देश पहले यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं, ठीक है, वहाँ आज भी गरीबी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वहाँ आज भी गरीबी खत्म नहीं हुई है। ये निर्भरता सिद्धांत में कहा जाता है। ग्लोबल साउथ का मतलब समझ गए, ऐसे देश जो पहले जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, जो यूरोपीय देश थे। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उनके अंतर्गत जो उपनिवेश रह चुके देश थे, जो विकासशील देश हैं, वो ग्लोबल साउथ में शामिल हैं।
आप हिंदी में लिखना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखना वैश्विक दक्षिण, ठीक है। अब ये जो विचारक हैं इनका ये कहना है कि जो विकसित देश हैं वो तकनीक और उद्योगों पर उनका अधिक नियंत्रण है, और जो विकासशील देश हैं वो कच्चा माल और सस्ता श्रम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो उत्तरी और दक्षिणी शब्द है इसको आप मत लिखना, ठीक है, इसको कट कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो संदर्भ है वो ये है कि जो ग्लोबल साउथ है, हम कहते तो ग्लोबल साउथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे विकासशील देश साउथ में हैं, ऐसा मतलब नहीं है इसका। बस शाब्दिक रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देश जो विकासशील हैं वो साउथ में हैं थोड़ा, बस इसलिए, मतलब जो विकसित देश हैं वो ज़्यादातर वो उत्तर में हैं, ठीक है। तो विकासशील दिखाने के लिए तो ग्लोबल साउथ शब्द यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपल है, वैसे यहाँ पे बस मेन यही था कि यहाँ पे बस निर्भरता सिद्धांत में यही बातें बताई जा रही हैं कि विकसित जो देश हैं उनका तकनीकों पर, उद्योगों पर अधिक नियंत्रण है, ठीक है। जो विश्व का आर्थिक ढांचा है उसमें उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। देखिए, इसे कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद। जो निर्भरता सिद्धांत है उसमें इस व्यवस्था को, ये जो दुनिया की असमान आर्थिक ढांचे वाली व्यवस्था है, इसको नव उपनिवेश कहा जाता है, ठीक है, जो विचारक हैं उनके द्वारा, जहां राजनीतिक आज़ादी है लेकिन आर्थिक निर्भरता जारी है। अब यहाँ पे कोर परिधि संरचना के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, कोर मतलब वो देश जो विकसित हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उन्हें कोर कहा गया है। परिधि मतलब वो जो विकासशील देश हैं। यहाँ पे सिंपल सी वही बातें बताई जा रही हैं जो पहले मैंने आपको समझाई, कि जो कोर देश हैं वहाँ पे उद्योग हैं, ठीक है, तकनीक है, उनका नियंत्रण उद्योगों पर, तकनीकों पर अधिक है, ठीक है। और जो परिधि देश हैं यानी कि जो विकासशील देश हैं वो वहाँ से वो मतलब जो विकासशील देश हैं वो कच्चा माल ही उत्पादित करते हैं, सस्ता श्रम ही उत्पादित करते हैं। और जो कोर देश हैं वो तकनीक बना रहे हैं, ठीक है, मतलब तकनीकों पर काम कर रहे हैं, उद्योगों पर काम कर रहे हैं, बना हुआ सामान ज़्यादा बेच रहे हैं, ठीक है, और ऊँचे दाम पर वो बेचते हैं और वो लाभ में हैं। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई थी। देखिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये औपनिवेशिक शोषण और असमान विनिमय, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।